हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको एससीईआरटी के साइंस और सोशल साइंस के सारे बुक का निचोड़ पढ़ाया जाएगा। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 5 ऑप्शन रहेंगे और प्रत्येक दिन मैं आपको टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। आंसर के साथ उनको एनालिसिस भी करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा मैंने टीआरई 4 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण किया है, ताकि आप लोग वहां पर टेस्ट सीरीज दे सके और आपस में कम्युनिकेट कर सके। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे ऐड हो सकते हैं और हमारे साथ वो यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा दिल्ली, चौथा इनमें से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डी और ई जो ऑप्शन है सभी में कॉमन रहेंगे, इसलिए मैं ए बी सी ही सिर्फ बताऊंगा। बाकी अगर एक से अधिक वाले उत्तर रहेंगे तो उसमें मैं डी बोल दूंगा और कोई नहीं होगा तो ई बोल दूंगा, क्योंकि सारे ऑप्शन को बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको बता दूं, सबसे पहला जो गणराज्य था विश्व में और भारत में सबसे पहला साम्राज्य वो बिहार में ही बना था। गणराज्य की बात करें तो आपका वैशाली, लिच्छवी बहुत सारे थे और चमराज मगध थे, तो दोनों क्या है बिहार में ही आपके है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? तो आप सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म जिसके स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, बौद्ध गया जिनको कहा जाता है। और जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर थी, उनके भी केंद्र आपके बिहार में ही रहे थे। आगे के चैप्टर में इनका डिटेल में वर्णन होगा, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट में इतना जानना है। अगला है, किस शासक ने पहली बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना की? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अकबर। तो वो शासक अशोक है, इन्होंने ही सबसे पहले बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा गया है। तो आप लोग को बहुत को तो पता होगा ही कि इतिहास 3 कालखंड खंडों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इसका ऑप्शन आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है, भारत में प्राचीन काल का कालखंड कब से कब तक था? तो हम लोग जो कि 3 कालखंड के बारे में जान रहे हैं, तो तीनों का कालखंड भी पता होना जरूरी है। तो
पहला ऑप्शन है 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, फिर है 700 से 750 ईस्वी पूर्व, फिर है 8वीं शताब्दी के मध्य, और डी और ई तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो शताब्दी है, अब यहाँ पर 8वीं लिखा हुआ था, 8वीं शताब्दी आपका शुरू होता है 701 से 800 तक, ये हो गया शताब्दी। हमेशा याद रखिएगा यहाँ 8वीं है, 8 लिखा हुआ तो 800 ये लास्ट होगा, और हमेशा स्टार्टिंग उसके एक वाले पहले से होगा। तो 701 से 800 तक जो है आपकी 8वीं शताब्दी है। पूर्वार्ध का मतलब इसका 50 साल होता है, तो 701 से 750, और एक होता है उत्तरार्ध, तो 751 से लेकर 800 तक उत्तरार्ध होता है। इतना आपको हमेशा याद रखना है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को, और शताब्दी में कहाँ से कहाँ तक होता है। 100 साल तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक अकॉर्डिंग टू जो डेट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बतला दिया। अगर वहाँ पर 7वीं शताब्दी रहती है, अब 7वीं शताब्दी अगर लिखी हुई है तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 601 से 700 तक, ये आपका 7वीं शताब्दी हो गया। तो इसका उत्तर जो है आपका ये भी सही है, ये भी सही है, तो ओवरऑल इसका उत्तर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, जिस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो बहुत सारे कालखंड ऐसे हैं जिनके लिए आपके पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं, तो वैसे समय को जो है कि क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन एक है ऐतिहासिक काल, दूसरा है पूर्व ऐतिहासिक काल, और तीसरा है इतिहास। तो इसको बोला जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगला है, सुसंगठित राज्यों का निर्माण कब से आरंभ हुआ। पहले जो होता था छिटपुट राज्य होते थे, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, लेकिन पहले ऑप्शन जान लेते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, फिर है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो आपका जो है सुसंगठित राज्य का कॉन्सेप्ट जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो साम्राज्य का रूप ले लेगा। अब है आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो पहला है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, दूसरा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, तीसरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, और डी और ई तो पता ही आपको। तो कहीं कहीं आपको जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उनके बाद से जो है मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो गया था। लेकिन आपको एक पता होगा 1757 में प्लासी का विद्रोह होता है, तो उसके बाद से अंग्रेज जो है आपके देश में कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 1757 है ये किस शताब्दी के अंतर्गत आएगी, तो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगी। 18वीं शताब्दी आपका हो गया 1701 से 1800 तक, तो इसी के बीच ये आ गया। तो इसका सही उत्तर हो गया 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध आपको समझा दिए थे कि 1751 से हो गया हमारा उत्तरार्ध, तो यही हो गया उत्तरार्ध। अगला है, किसी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करना क्या कहलाता है। पहला है साम्राज्यवाद, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है उपनिवेशवाद। तो आप सभी को पता होगा कि भारत जो है क्या था, उपनिवेश था। हम लोग गुलाम जो बन गए वही कहलाता है उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न है, हाथ से लिखित वस्तुओं को क्या कहते हैं।
पहला ऑप्शन है ताम्रलिपि, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है पांडुलिपि। तो उनको कहा जाता है पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश में। ताम्रलिपि कुछ नहीं होता, अभिलेख जो होता है वो आगे बताया जाएगा। अगला है खुदा बख्श लाइब्रेरी बिहार के किस जिला में है? पहला ऑप्शन भागलपुर, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा आरा, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है आपका? पटना में है। पटना इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो गया ई। अभिलेख किस सतह पर लिखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है धातु की सतह पर, दूसरा है लकड़ी पर, तीसरा है पत्थर पर। तो आपको बता दें कि अभिलेख धातु पर भी लिखा जाता था, पत्थर पर भी लिखा जाता था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, डी नंबर। अगला है कुम्हरार नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? इससे बार बार क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है अधिकारी वाले में पूछा जाता है और टीचर वाले में तो पूछता ही जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो कुम्हरार नामक जो जगह है ये आपका पटना में। अगला है कुम्हार नामक स्थल से किस राजा के राजमहल के स्तंभ निकले थे? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है लकड़ी का जो है राजमहल था, उसका स्तंभ मिला, साक्ष्य मिला। अगला है पटना के कुम्हार नामक स्थान की खुदाई किसके द्वारा करवाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है R.E.M. व्हीलर, दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा डॉक्टर स्पूनर। तो डॉक्टर स्पूनर जी के द्वारा ही पटना में खुदाई करवाया गया था। अगला है पांडुलिपियां प्राय किस वस्तु पर लिखी जाती है? मैन्युस्क्रिप्ट किस पे लिखा जाता है? तो आपका ताम्रपत्र पे भी लिखा जाता है और भोजपत्र पे भी लिखा जाता है, पत्थर पे नहीं लिखा जाता। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कुम्हरार नामक स्थल की खुदाई से सोने के किस जानवर के टुकड़े मिले हैं? पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा बैल, तीसरा गाय, चौथा एक से अधिक, पांचवा कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो गया बैल। सोना का जो है बहुत सारे बैल का टुकड़ा मिला है। इससे यह पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली राज्य हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। खुदाई में मिली वस्तुओं के समय का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? पहला है रेडियो कार्बन विधि, दूसरा कार्बन 14 पद्धति, तीसरा यूरेनियम विधि। तो देखिए इससे भी किया जाता है, इससे भी किया जाता है, ये ऐसा बोला जाए कि दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम से दिखाया जाता है। इसके द्वारा जो है यूरेनियम विधि के द्वारा जो बहुत पुराने पुराने प्लैनेट है उसकी जानकारी हमें पता चलती है कि कितने वर्ष पुराने हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है ईसा मसीह के जन्म को कितना वर्ष माना जाता है? 0 वर्ष, 1 वर्ष या 1 ईस्वी, दूसरा है 100 ईस्वी। तो इनको 0 वर्ष माना जाता है। इन्हीं को जो है पैमाना मान लिया गया कि ये जो है पैमाना है, इसके पहले वाले जो समय होंगे तो उनको ईसा पूर्व कहा जाएगा और इनके बाद का जो समय होगा वो ईस्वी कहलाएगा। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के तिथियों क्या कहेंगे? तो इनको ईसा पूर्व कहेंगे या बिफोर क्राइस्ट कहेंगे या ईस्वी कहेंगे। तो इनको ईसा पूर्व भी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ईसा मसीह के जन्म के बाद के तिथियों क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ईस्वी पूर्व, दूसरा ईस्वी, तीसरा है एडी, जिसको एनो डोमिनी कहा जाता है। तो ईस्वी भी कहा जाता है, इस एडी भी कहा जाता है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी। अगला है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पहाड़ अलग करती है? पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत, दूसरा है सतपुड़ा की पहाड़ियां, तीसरा है डोडा बेटा, चौथा और पांचवा तो पता ही आपको। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियां दोनों जो है आपके सही है,
इसका भी उत्तर हो जाएगा डी। अगला है भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से किन दर्रे के कारण बना रहता था। पहला है खैबर दर्रा, दूसरा है बोलन दर्रा, तीसरा है गोमल दर्रा। तो आपको बता दूं कि तीनों ही दर्रा के कारण जो है आपका अफगानिस्तान और ईरान का संपर्क भारत से बना था, तो तीनों से ही है, इसका मतलब इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला है किस स्थान से सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों के साक्ष्य मिले। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा है कोल्डीबा, तीसरा है मांडा, चौथा और पांचवा तो आपको पता ही है। तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। अगला है गेहूं तथा जौ के साक्ष्य कितने वर्ष पुराने हैं। 6000 ईस्वी पूर्व, 5000, 7000 ईस्वी पूर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6000 ईस्वी पूर्व। ये आपको याद रखना है, एज जो टाइमिंग है वो याद रखना है, कहाँ से मिले, क्या क्या मिले। अगला है महापाषाणी संस्कृति की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है 3000 साल पहले, चौथा है, दूसरा है 4000 साल पहले और तीसरा है 5000 साल पहले। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि महापाषाणी संस्कृति होता क्या है। तो जो कब्र होता था उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर से घेर दिया जाता था प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर कब्र हो गया, तो यही था महापाषाणी संस्कृति, जो कि आपका 3000 साल पहले इनका समय है। अगला है भारत में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर, दूसरा है दैमाबाद, तीसरा है ब्रह्मगिरी। तो ये है दक्षिण में ब्रह्मगिरी, यहीं से आपको प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले चावल, जिसको धान भी कह सकते हो, उपजाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो चौपानी मांडो, कोल्डीबा, मेहरगढ़। तो देखिए, तो चौपानी मांडो और कोल्डीबा दोनों एक ही जगह पर स्थित है, यूपी में। ये मेहरगढ़ कहाँ में है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो आपका है, ये मेहरगढ़ अभी तुरंत ही आया था, किसके लिए, तो गेहूं और जौ के लिए आया था। कंफ्यूज मत कीजिएगा। चौपानी मांडो और कोल्डीबा चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि गेहूं और जौ के बाद का साक्ष्य है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला है उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहलाया। तो ये बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 67वीं बीपीएससी में आया था। तो पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा है मिथिला, तीसरा है मगध। तो ये जो क्षेत्र है गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, वो मगध कहलाता था, आज भी कहलाता है। अगला है भारत का नाम इंडिया किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन ईरानियों के द्वारा, दूसरा यूनानियों के द्वारा, तीसरा है अरबों के द्वारा। तो यूनानियों और ईरानियों दोनों के द्वारा जो है इंडिया शब्द दिया गया। तो ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब डी नंबर सही है। अगला है भारत का नाम भारत, भारत के नाम मानव समूह के नाम पर पड़ा था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है। उपनिषद, पुराण, ऋग्वेद। तो ये है ऋग्वेद। गारो, खासो, जयंतिया, मिसमी, नागा किसके नाम है। जंगल, पहाड़ी, जनजाति, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जंगल का नाम नहीं है, पहाड़ी का नाम है, जनजाति का नाम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो गया। अगला है भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर नामक बुरा स्थल किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका मध्य प्रदेश का फेमस जगह है। कम से कम आपको भीमबेटका याद रखना है, जो कि आगे भी आपको आएगा क्वेश्चन। अगला है आदि मानवों द्वारा बनाए गए रंगीन चित्रों के साक्ष्य किस गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है मांडा, तीसरा है भीमबेटका। तो भीमबेटका से ही जो है आपका
मिला है साक्ष्य किसका? रंगीन चित्रों के साक्ष्य। अलग अलग जानवरों का जो है वो शिकार करते हुए फोटो अलग अलग रंगीन पत्थर को घस के बनाते थे। अगला है पेशरा नामक पुरास्थल जहां से आरंभिक मानव के साक्ष्य मिले हैं कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही कम लोग इनको जिन जानकारी होगी और एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एससीईआरटी में दिया हुआ है। तो पेशरा नामक जो जगह है मुंगेर में है। मुंगेर इसका सही जवाब हो गया। आरंभिक मानव के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, औजार में मिले हैं। अगला है पेशरा से प्राप्त मानव के औजार किस देश के तरह थे? तो यहाँ जो आपका औजार मिला हुआ है वो अन्य एक देश से मिले औजार के साथ समानता रूप में है, इसलिए इसका चर्चा है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस। तो ये है फ्रांस। फ्रांस से मिलता जुलता औजार भारत में प्राप्त हुआ है, वो भी मुंगेर में। पुरापाषाण काल का कालखंड क्या था? पहला ऑप्शन है 20 लाख से 14,000 साल पहले, दूसरा है 12 लाख से 12,000 साल पहले, तीसरा है 10 लाख से 10,000 साल पहले। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बीस लाख से 14,000 साल पहले के कालखंड को ही पुरापाषाण काल कहा जाता है। अगला है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तो ये हो गया पुरापाषाण काल। आग के आविष्कार ने इंसान का जीवन ही बदल दिया। पहला तो वो जो जानवरों से डरते थे रात में, तो गुफा के बाहर आग का मसाल जलाना शुरू कर दिए तो जानवर उनसे भाग जाते थे। दूसरा जो भी शिकार करते थे वो पहले कच्चा खाते थे, तो आप पका खाने लगे। तीसरा है, अगला है आदि मानव किस काल में स्थायी आवास में रहने लगे? तो पहला है नवपाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ और अस्थायी आवास में रहना शुरू कर दिया। अगला है मध्यपाषाण काल का कालखंड बताए। तो 14,000 से 8,000 साल पहले, फिर है 12,000 से 6,000 साल पहले, तीसरा 10,000 से 5,000 साल पहले। तो इसका भी उत्तर क्या है? वन है ए, 14,000 से 8,000 साल पहले। अगला है नवपाषाण काल का कालखंड बताए। 14,000 से 8,000 साल पहले, 8,000 से 3,000 साल पहले, 8,000 से 5,000 साल पहले। तो इसका उत्तर है 8,000 से 3,000 साल पहले। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है। अगला है प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी तांबा। तो सबसे ज्यादा जो है पत्थर से बने औजार मिले हैं, इसी कारण से इसका नाम पाषाण काल भी पड़ा। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है पहले भी आपको बताया जा चुका है। वैसे ऑप्शन सुन ले, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी 3। तो 3 काल थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा कहाँ था? सबसे पहले इंसान किस चीज में रहते थे या किस चीज पर रहते थे? तो पहला ऑप्शन है पेड़ों पर, दूसरा है गुफा पर और तीसरा झोपड़ी में। तो गुफा के अंदर ये लोग छुप के रहा करते थे। आरंभिक मानव का मुख्य पेशा क्या था? शिकार करना, पशुपालन, खेती या कृषि? तो शिकार करते थे ये लोग। पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पहला चित्र बनाते थे, दूसरा शिकार करते थे, तीसरा नाचते थे। तो चित्र भी बनाते थे और शिकार भी करते थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर। विश्व में खेती की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपका अफ्रीका
कंट्री में ही जो है खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिला था। तो टाइमिंग अगर पूछा जाए तो पहला है 8,000 से 10,000 साल पहले, दूसरा है 6,000 से 5,000 साल पहले, फिर है 6,000 से 4,000 साल पहले। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8,000 से 10,000 साल पहले। अगला है भारत में खेती की शुरुआत कब हुई? तो 5,000 से 6,000 साल पहले, फिर है 6,000 से 7,000 साल पहले, फिर 7,000 से 8,000 साल पहले। तो आपको जो मैंने बताया था कि चावल और जौ का जो साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, तो कब का समय था? तो 5,000 से 6,000 साल पहले ही साक्ष्य मिला था। अगला है भारत में खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी? पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में। तो वो जो मेहरगढ़ जगह है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन उस समय भारत में ही था, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब पश्चिम उत्तर भाग में जो है स्थित था। तो वहीं से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। इस तरह से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे उनका सीरीज आज के लिए समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके TRE 4 या किसी भी बिहार में एग्जाम जो भी आप देते हैं उसके लिए सहायक सिद्ध होगा। इसी तरह का सीरीज में पर डे लाने की कोशिश करूंगा और आपको 6, 7, 8, 9, 10 के साइंस और सोशल साइंस के सारे बुक को पढ़ा जाऊंगा। 90 डेज का टारगेट रखा हूं, जो कि पूरा हो ही जाएगा। उसके अलावा करंट भी आपको पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट मैथ के चैप्टर होगा वो भी पढ़ाऊंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहे। जो भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के लोग TRE 4 की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं उनको मेरे चैनल के बारे में बता दीजिएगा कि सर जो है फ्री में पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं पर डे मेहनत कर रहा हूँ, किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उसके बाद ऑप्शन भी आपके लिए बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प मुझसे चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब निश्चित रूप से दूंगा। और फिर एक बार मैं बता दूं कि आप लोगों की मदद के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप उससे ऐड हो जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।